नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम जो एग्जाम्पल की बातें करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपके 3.1 की जो एक्सरसाइज है इससे पहले 14 एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर के 14 तक बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर जो आपका 11 है उसमें संख्या लिखी हुई है, यदि x प्लस वाई 4 10 x y, ये एक मैट्रिक्स है और इसके बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 15 4 10 36। आप समझ गए होंगे शायद कि दोनों मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स है वो समान मैट्रिक्स है और समान मैट्रिक्स है उसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है। चलिए, जैसे अपन इस अवयव की बात करें, हम रिजल्ट की बात करेंगे तो पहले जो मैट्रिक्स हैं उनको दोनों को लिख लें कि अपने को मैट्रिक्स के कौन कौन से अवयव दिए गए हैं। 15 10 4 36। पहले तो हम ये बताएंगे, चूंकि दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि कोई दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है तो उसका क्या गुणधर्म है, उसके क्या नियम है। समान मैट्रिक्स के संगत अवयव हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। अब देखिए, इस अवयव को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये पहले स्तंभ का पहला अवयव है। तो इस दूसरी जो मैट्रिक्स में पहले स्तंभ का पहला अवयव, इस मैट्रिक्स का पहले स्तंभ का पहला अवयव, दोनों बराबर होंगे। तो x प्लस वाई बराबर 15। आप यहाँ समझ गए होंगे कि दो चर हैं। अब दो चर है, इसका मतलब दो समीकरण तो बनने वाले हैं। अब दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आपको पता है कि कहीं न कहीं प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से x या y किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। मान लिया कि मैं y का मान निकालना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा y बराबर 15 माइनस x। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। अब ये देखिए कि x और y और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इस अवयव को मैं कैसे कैसे बोल सकता हूँ, एक ही बात समझनी अपने को। या तो ऐसे बोल दो कि दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, सही बात है, या पहले दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव। दोनों में से एक ही चीज़ समझो आप। तो मैं स्तंभ की बात कर रहा हूँ, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव। यहाँ पर भी दूसरे स्तंभ का दूसरा जो अवयव है, आप देख रहे हैं कि दोनों की स्थिति यहाँ और यहाँ, ये दोनों की स्थिति जो है उसके अनुसार ये दोनों संगत अवयव होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। एक्स वाई जो है वो किसके बराबर होगा, 36। इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। आपको पता है कि समीकरण नंबर जो 1 है वहाँ हम y का मान निकाल चुके हैं। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ बोलेंगे हम कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x इंटू ये रहा y, और y के जगह लिखेंगे 15 माइनस x, 15 माइनस x बराबर 36। x को इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15x और x को यहाँ गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 36। ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो इसको अपन एक साइड में लेके आ जाते हैं। माइनस का x स्क्वायर इसको पहले लिख देते हैं
फिर प्लस के 15x और ये जो 36 आ रहा है इसको हम यहाँ इधर पक्षांतरण करके लिख देते हैं बराबर में 0। जो पहले कक्षाएं 9th है, 10th है, 11th 12th में हमने कभी कभी समझा होगा कि द्विघात समीकरण में यदि प्रथम पद माइनस का है तो उस माइनस के चिन्ह को अपन हटा सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, माइनस से गुणा कर दो इन सब प्रत्येक पद को, और जैसे ही माइनस से प्रत्येक पद को गुणा करेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। अब -15x को ऐसे चेंज करना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो ये आना चाहिए, और जब उनको गुणा करें तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए। और शायद आप समझ गए होंगे कि इसको हम -12x और -3x लिख सकते हैं, जिनको जोड़ने या घटाने पर तो ये मिल रहा है, और इनको जब गुणा करेंगे ना तो इनका गुणनफल पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। 36 बराबर 0। ये दोनों जो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, इनके जोड़े बना करके यहाँ से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x - 12, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे यहाँ तो ये भी 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस होने के कारण ये चिन्ह बदल गया, ये तो सब आप जानते ही हैं। इसके बाद देखिए आगे, ये जो x - 12 है इसको हम फिर से कॉमन ले लेंगे तो ये x - 12 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x से, और यहाँ -3, x - 3 बराबर 0। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार x - 12 बराबर 0 लिख देंगे, और इधर x - 3 के बराबर में भी 0 लिखेंगे। इनको सरल कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। अब देखिए, एक बार अपन x का मान 12 रखेंगे, कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो x बराबर 12 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस x की जगह हम लिख रहे हैं 12, तो y का मान हो गया 3। इसी प्रकार यहाँ पर x बराबर 3 है, वो भी हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 आपका ये रहा, तो y बराबर 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12। तो इसकी दो कंडीशन हो गई कि यदि x बराबर हम 12 रखते हैं तब y का मान आएगा 3, और जब x बराबर हम 3 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 12। ये आपके रिजल्ट होंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि अगला जो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है उसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स है। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं वहाँ पर आप लोगों ने फील किया होगा कि बड़ा आसान काम है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और मैट्रिक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं के निराकरण में इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए, यदि 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d, ये एक मैट्रिक्स दी गई है, और इसके बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दी गई है जिसके अवयव हैं 4 - 3 11 24। लिखते ही आप समझ गए कि बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है दोनों मैट्रिक्स के लिए, इसका मतलब समान मैट्रिक्स है। बाकी काम हम समझ लेंगे। हो तो यहाँ पर 4 अज्ञात राशियाँ हैं a b c d। आप जब यहाँ देखेंगे तो इन चारों अज्ञात राशियों का मान पूछा जा रहा है, a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, पहले
ये दोनों मैट्रिक्स नोट कर लेंगे। मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, थोड़ा टाइम अपन बचा लेते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले अपने को रीज़न देना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं। दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, अतः इनके सभी संगत अवयव, सभी संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। इस गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले इस अवयव की बात करते हैं। ये पहला अवयव है, इसमें यहाँ पहले नंबर पे कौन अवयव आ रहा है, 4। इसका मतलब 2a प्लस b जो है वो 4 के बराबर लिखा जाएगा। अब ऐसा कोई अवयव और देख लीजिए जिसमें a b ही आ रहा हूँ, ये रहा a b वाला पद, तो इसको काम में ले लेते हैं। a माइनस 2b ये दूसरे स्तंभ का पहला अवयव है, तो यहाँ दूसरे स्तंभ का पहला अवयव है कौन, -3। तो दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, दूसरे स्तंभ का पहला अवयव बराबर हो जाएंगे। तो ये a माइनस का 2b बराबर हो जाएगा -3। आपको पता है जैसे ये समीकरण नंबर 1 और 2 बन गया। इसमें 2 अज्ञात राशियाँ हैं, 2 चर बोल सकते हैं हम इनको। तो इन दोनों अज्ञात राशियों का मान निकालने के लिए आपको पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए अलग अलग विधियाँ पढ़ी थी हमने, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो जो आप उचित समझते हो उससे आप इसको हल कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसको विलोपन विधि से हल करना चाहता हूँ। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से आपको पता है कि उसके लिए किसी न किसी एक चर के गुणांक बराबर होने जरूरी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों के गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर बन सकते हैं। यहाँ 2 है तो समीकरण नंबर जो 2 है दूसरे वाला, इस समीकरण को इस 2 से गुणा कर दो, ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 2a प्लस b बराबर 4, इसको जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस का 4b बराबर -6। अब क्या होगा, जिनके गुणांक बराबर हैं उनका निशान भी एक जैसा है। जब दोनों का निशान एक, विलोपन का मतलब क्या होता है, गायब करना। तो इन दोनों पदों को हम गायब करना चाहते हैं। बताओ गायब कब होगा, जब उनका चिन्ह अलग अलग बने। ये तभी बनेगा जब हम चिन्ह बदलेंगे, और चिन्ह कब बदलते हैं, जब हम घटाते हैं। तो यहाँ पर घटा रहे हैं, आप सब लोगों को समझ में आ गया कि घटाते हैं उसी स्थिति में चिन्ह बदलते हैं। तो ये 2a प्लस का, ये 2a माइनस का, ये तो कट गया। ये दोनों ही पद किसके हो गए, प्लस का b प्लस के 4b, तो ये हो गए 5b बराबर 4 और 6 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा 5, और ये हो गया 2। b का मान है वो अपन किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 में, जो भी आपको ठीक लगे। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो 2a प्लस b की जगह हम 2 रखेंगे बराबर 4। आपको पता है कि 2 का भाग सभी में जा रहा है, पहले 2 का भाग लगा दीजिए। यहाँ बचेगा a, यहाँ 1, यहाँ 2, और फिर इस 1 का इधर पक्षांतरण कर दो। a बराबर 2 माइनस 1 और a बराबर हो जाएगा 1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करेंगे cd के लिए। cd यहाँ आ रहा है, तो ये पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, यहाँ पर पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, ये संगत अवयव हो गए। तो इसके बराबर में क्या आएगा, 5c माइनस d बराबर आ जाएगा 11। अब c और d यहाँ पर भी है, तो दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, यहाँ पर भी दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, ये आपस में बराबर होंगे। 4c प्लस 3d बराबर 24। यदि आप इसको भी विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो विलोपन से कर दीजिए, प्रतिस्थापन से करना चाहो प्रतिस्थापन से कर दो। विलोपन विधि जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है यहाँ पर। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो किसी न किसी के एक के गुणांक बराबर होने जरूरी है। मान लीजिए हम c के गुणांक बराबर बनाना चाहते हैं, तो ऊपर वाले समीकरण को इस 4 से गुणा कर दो, नीचे वाले समीकरण को इस 5 से गुणा कर दो। इन दोनों संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करके ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले समीकरण को 5 से, ऐसा गुणा करके इनके गुणांक बराबर बना लो। तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 20c। यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4d, यहाँ 4 से गुणा करेंगे 44। अब इसको किससे गुणा करना है, 5 से, तो ये लिख दो 20c प्लस 5 से गुणा करेंगे 15d, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120।
जिनके गुणांक बराबर हैं उनका निशान एक जैसा है और ऐसी स्थिति में घटाया जाता है। तो यहाँ घटाते टाइम निशान चेंज करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो घटाने पर 20C ये कट गया, दोनों ही संख्या माइनस की हो गई, तो ये हो गए माइनस के 19D, और यहाँ ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में 7 बच जाएगा। तो माइनस के 76 बच गए, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। अब यहाँ से D की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आगे देखिए, D का मान निकालेंगे तो 76 बटे हो जाएगा 19 और D बराबर हो गया 4। अब ये D का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में या 4 में, D का मान, उधर खेलो बेटा एक बार, डिस्टर्ब मत करो। D का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, कोई ये मत बोल देना कि सर मैं तो 1 और 2 में रखूँगा, 1 और 2 में तो ये है ही नहीं अपने पास में D। तो समीकरण नंबर जैसे 3 में रखना चाहते हैं तो 5C माइनस D की जगह हम लिख रहे हैं 4 बराबर 11। यहाँ ये जो 4 है इस 4 का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, 5C बराबर 11 प्लस 4 और C बराबर ये हो जाएगा 15 और ये 5 गुणा में है, बटे में आ जाएगा। यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हम चाहें तो एक साथ में लिख सकते हैं, अतः है A बराबर A की वैल्यू 1, B बराबर B की वैल्यू हमें यहाँ मिली थी 2, C बराबर 3 और D बराबर 4। और संयोग देखिए, हम लोग एक चौका लगा चुके हैं, 4 अज्ञात राशियों के मान निकाल चुके हैं, चारों के मान बिल्कुल कंटिन्यू आ रहे हैं, 1 2 3 4। बहुत ही अच्छा संयोग है। हम चाहते हैं कि ऐसा संयोग हमेशा हमेशा बना रहे ताकि मैट्रिक्स हम लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। बिल्कुल आसान काम है, मेथड सीखिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल आप कामयाब होंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है, ऐसे ही पर्सन ठीक आगे होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 13 है उसकी बात भी हम करेंगे। कुछ विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि सर ये बीच वाली लाइन आपने क्यों नहीं मिटाई। भाई काम करते हैं, थोड़ा जोर आता है। अब मुझे पता है कि ये लाइन मुझे फिर लिखनी पड़ेगी, तो इसको मैं क्यों मिटाऊं। समझ में आ गई वो बात? क्योंकि अभी जस्ट हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब के सब क्वेश्चंस हैं, वो सब इसी टाइप के हैं। तो मेथड तो यही होगा, फिर इसको मिटाने से क्या फ़ायदा। आगे एग्जाम्पल नंबर 13, A तथा B के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए A तथा B के लिए वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए जिसके लिए एक मैट्रिक्स जिसके अवयव है A² + 1 2B 0 B + 3 बराबर दूसरी मैट्रिक्स के अवयव है 2A, यहाँ 0 लिखा हुआ है, B² + 4B + 1 और ये 2। अब आप समझ गए होंगे कि ये मैंने क्यों नहीं मिटाया था। इन दोनों मैट्रिक्स के लिए वो बराबर का चिन्ह प्रयोग करें, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसी है, समान मैट्रिक्स।
दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, अतः इनके सभी संगत अवयव बराबर होंगे। अब देखिए जैसे अपन दो ही अज्ञात राशियाँ ए बी, पहले अपन ए की बात करना चाहते हैं तो ए कहाँ आ रहा है वो देखेंगे अपन। एक तो यहाँ आ रहा है और इसमें ए बाकी कहीं आ नहीं रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये कौन सा अवयव है? पहले स्तंभ का पहला अवयव, और इसमें भी पहले स्तंभ का पहला अवयव, ये संगत अवयव हो गए। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a बराबर लिख देंगे, और इस 2a का इधर पक्षांतरण कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 है ही। और आप पहचान गए होंगे कि ये a के पदों में द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसके जो गुणनखंड यहाँ पर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड आप ये विधि आप जानते होंगे, हम समझ चुके हैं। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये a माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो ये भी a माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है, वहाँ से एक बार फिर से a माइनस 1 कॉमन लेंगे, और फिर a माइनस 1 यहाँ बच जाएगा। यदि पहला जो आपका फैक्टर बना था, गुणनखंड बना था, उसके बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और इसी प्रकार दूसरा फैक्टर है वो भी कितना है, यही है a माइनस 1, यहाँ से a की वैल्यू, कुल मिलाकर के a की वैल्यू हमें 1 मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। जैसे a के लिए हमने काम किया, ठीक वैसे ही हम b के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा माइंड लगा दीजिएगा। जैसे मैं इस अवयव की इससे तुलना करूँगा तो यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा। अब द्विघात समीकरण बनेगा तो ऐसे आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या हम ऐसे भी सोचेंगे क्या कोई नया रास्ता है क्या हमारे पास? यहाँ देखिए, ये जो अवयव है इसकी तुलना किससे हो जानी चाहिए, इससे हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव है, यहाँ पर भी दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव है, संगत अवयव हो गए। और जैसे ही हम इसको इसके बराबर रखेंगे, यहाँ से b की डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अपने को इन अवयवों को बराबर करना ठीक रहेगा। b प्लस 3 बराबर 2, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का इधर पक्षांतर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -1। ये हो गई आपकी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हो गई -1। यदि किसी विद्यार्थी के माइंड में ये बात नहीं आती है कि मैं इसकी तुलना इससे करूं तो आसान है, कभी कभी नहीं आता, आसान काम जरूरी थोड़ा ना है कि हो ही जाता है, तो इसकी तुलना आप इससे कर देना। लेकिन वहाँ पर कौन होगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा जिसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, वहाँ से भी आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 जो है उसके लिए आप एक लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है 14। एग्जाम्पल 14 जो है उसमें दी गई मैट्रिक्स है, उनको हम एक बार लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में बोला गया है, यदि ये आपकी मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं x माइनस वाई जेड, 2x माइनस वाई डब्लू बराबर -1 0 4 5, इन दो मैट्रिक्स को बराबर मैट्रिक्स बता रखा है, समान मैट्रिक्स। समझ गए आप कि ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है। तब x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, तब x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां आप देखेंगे, विहान रखो बेटा, इसको रखो। यहां पर दो अज्ञात राशियां तो 4 हैं, x भी है, y भी है, w भी है, z भी है, लेकिन जहां अपने को मान पूछा गया वहां केवल x और y की ही बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, अपने को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, अतः इनके सभी संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। और अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि x और y कहाँ आ रहा है उसकी बात करेंगे। ये पहला अवयव, इसका पहला अवयव, तुलना करने पर बराबर होंगे। ये -1 है, इससे आगे सरल नहीं हो रहा तो इसको समीकरण नंबर 1 बना दूँ। x y और कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है,
तो ये पहले स्तंभ का दूसरा अवयव है, यहाँ पर पहले स्तंभ का दूसरा अवयव कौन है? 0, तो इसके बराबर में ये आएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y के गुणा में यहाँ 1 आ रहा है, अंक की बात कर रहा हूँ। वैसे तो -1 है, लेकिन मैं माइनस चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, चिन्ह तो हम बाद में देखेंगे। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो y के जो गुणांक है वो पहले से ही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इनको अपन घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाने पर, और घटाते तब क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। सॉरी, ये माइनस का 2x है, इसमें से 1x घटेगा तो माइनस का x बचेगा। ये y प्लस का हो गया अब, और इधर y माइनस का ये कट गया। 0 के नीचे मैंने माइनस लगाया, हालांकि आप जानते हैं 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, तो हमारे पास में यहाँ -1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। x की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई? 1। अब x का मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका ये था x माइनस वाई, तो x की जगह हम 1 रखेंगे, माइनस वाई बराबर -1 माइनस वाई, इस 1 का भी उधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y बराबर -2, इस माइनस से इस माइनस को प्लस बना देंगे और y का मान 2 हो गया। x का मान आ गया, y का मान आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था? x और y का योग पूछा गया था कि x प्लस y का मान कितना होगा। x का मान हमें कितना मिला यहाँ पर? 1, ये x का मान, y का मान कितना मिला है? 2, और इनको अपन जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें x प्लस वाई की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही आराम से एक नॉर्मल वे से हमने इन क्वेश्चन को बताया है, आप लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। और आपने देखा कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके लिए बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी आता है, मिटाना पड़ रहा है। हो सकता है वीडियो में आपको ऐसा लग रहा हो कि सर तो मिटा रहे हैं, पर्सन लिख रहे हैं टॉपिक। अब ये क्या है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक विद्यार्थी के सामने क्वेश्चन नहीं होता है तो उसका जो रिजल्ट है, उसका सॉल्यूशन है, वो अपने को तकलीफ देता है कि कैसे करें, क्या करें। और क्वेश्चन सामने होता है तो हम आराम से कर पाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ समय बाद में आप लोगों के बीच में होगा, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आप लोगों का कोऑपरेट रहा तो आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो जितने आ रहे हैं उनको आप उनके लिए लाइक करें, कमेंट करें, जहाँ तक संभव हो शेयर भी करें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट की बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए नए नए नवाचार के रूप में और एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा। सो आज इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।